जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, यंगस्टर है, वुमेन है, वो अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं ऐसी चीज़ों में? वो बोलो कैप्सी नेशनल सिक्योरिटी में किस हद तक देखते हैं, अगर आपको ब्रीफ में बताना हो? करेंगे, ये गुंडे बन जाएंगे, आतंकवादी बन जाएंगे। तो ये जो देशद्रोही टाइप के लोग हैं, उनकी ऐसी सोच चलती, हड़कंप मचाने की। देश प्राइम मिनिस्टर ने बोल रखा है, ये करते ही नहीं है। नागरिकों की सुरक्षा करना ये किसका कर्तव्य है, मुझे बताइए? सरकार का फंडामेंटल राइट है। ये जितने सीआर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आधे तो फ्रॉड उसके अंदर है ना। आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ भी एडवाइजर के रूप में काम किया? हाँ, किया था सारा। तो वो माहौल बना रहे थे सारे के सारे, सारा कोई डेमोक्रेसी थी नहीं। तो जब चंद्रशेखर जी आए तो उन्होंने कहा कि आप इसमें क्या कर सकते हो। गोल्डन टेम्पल में भिंडरावाला थे, उससे मिलना हुआ आपका? मैं ये बात नहीं बताऊंगा किसी को। ओके। तो हम नेशनल सिक्योरिटी में हाईटेक कैसे हो रहे हैं? जो आपने ड्रोन्स की बात की, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इसको फाइट करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं? कैप्सी तो ड्रोन्स में आपको बताया कि हमारी टास्क फोर्स ड्रोन की बन गई है। हाँ। उसमें हमने सरकार को कहा था कि हम 2 लाख ड्रोन वॉरियर्स को ट्रेन करेंगे। ओके, कैप्सी करेगी? कैप्सी करेगी, कैप्सी करवाएगी अपने लोगों को। जो ट्रेनिंग सेंटर होंगे, जो डीजीसीए के अप्रूव्ड ट्रेनिंग सेंटर होंगे, वहां पे उनकी ट्रेनिंग होगी। काम शुरू भी हो चुका, आपको बताऊं मैं। काम शुरू हो चुका है। तो ये देश के लिए ये हम करने के लिए एकदम उनको बोल दिया। फिर सिविल डिफेंस के लिए हमने कहा कि हम आपकी 1 करोड़ लोग आपकी सुरक्षा में लगेंगे। ये भी काम कैप्सी ने इसमें किया हुआ है। तो ऐसी जो जो चीजें हमारे पास चैलेंज आते हैं, वो हम उसके लिए तैयार हैं। तो जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, यंगस्टर है, वुमेन है, वो अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं ऐसी चीज़ों में, ताकि वो स्किल इनहेरिट करें? तो जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है, और हर जो डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट है, डीसी, जिसको डीसी बोलते हैं, उन्होंने घोषणाएं कर दी हैं कि जो लोग इसमें सुरक्षा में योगदान देना चाहते हैं, वो इसके वॉलंटियर के रूप में भर्ती हो जाए। और लाखों लोग हो भी रहे हैं। उन्होंने वेबसाइट बना दी, आप अपना नाम लिखिए, अपना आधार कार्ड दीजिए, यदि आप रजिस्टर्ड हो तो वो फिर आपको ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करेंगे। तो ये सारी व्यवस्था जो है सरकार भी कर रही। तो जो नागरिक है, उसको हम भी एक अपना जो सिस्टम है, उसके अंदर एक वॉलंटियर का काम शुरू करने का, जो आपकी जो हमने सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की बात की है, उसमें भी हम वॉलंटियर्स को इनवाइट करेंगे। एक बार हमारा सिस्टम ठीक हो जाए सब जगह, तो उसमें भी हम सब लोगों को इनरोल करेंगे, साथ आएंगे। तो एज अ चेयरमैन आप एक ओवरऑल हॉलिस्टिक, जो अगर आप वो बोलो कैप्सी नेशनल सिक्योरिटी में किस हद तक देखते हैं, अगर आपको ब्रीफ में बताना हो? ऑल्दो आपने काफ़ी कुछ बताया, बट इससे हट के अगर आपको बताना हो, कोई और दिमाग में आपकी चीज़ हो कि ये चीज़ अनएड्रेस थी बट काफ़ी लोग चाह रहे थे कि ये हो, तो ऐसी क्या चीज़ कैप्सी प्लान कर रही है फ्यूचर में? कैप्सी ने बाय लार्ज हर इशू को देखा हुआ है। और यहाँ तक कि आपको बताऊं, जो अग्निवीर की स्कीम थी, जो बड़ी कंट्रोवर्शियल हुई, उसमें कैप्सी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। कैसे? उस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत से सोशल मीडिया पे तो ये कहा गया कि ये जो अग्निवीर स्कीम है, ये कुंवर विक्रम सिंह का ब्रेन चाइल्ड है। ओके, थी वो? ऐसा बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि ये उसका ब्रेन चाइल्ड है, ये उसी ने सब कुछ करवाया है। और उसमें ऐसी तो बात नहीं है, और ज्ञानी लोग हैं जो करते रहते हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि अग्निवीर जितने भी इसमें ट्रेंड होंगे, 4 साल के बाद जो वापस आएंगे, उन सबको हम 1 महीना और ट्रेनिंग देके उनके रेजिमेंटल सेंटर में हम उनको प्राइवेट सिक्योरिटी में असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर रख लेंगे। गार्ड नहीं रखेंगे, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर बना देंगे। तो उनको हम इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन में उनको तैनात करेंगे एज ए असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। तो उनकी तनख्वाह भी 50-60 हज़ार रुपये हो जाएगी। तो उससे पूरा स्वरूप बदल जाएगा लोगों का। एक तो आपके हमारे सेक्टर में इतने ट्रेंड लोग आ जाएंगे, सरकार द्वारा ट्रेंड किए, फौज के ट्रेंड हुए,
जिनको हर तरह की ट्रेनिंग आती है, फायर आर्म्स की आती है, सबकी आती है। तो इन अग्निवीर को हम अपने इसमें ऑब्जर्व, उनका उनका रीसेटलमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जी, क्या करेंगे, ये गुंडे बन जाएंगे, आतंकवादी बन जाएंगे। तो ये जो देशद्रोही टाइप के लोग हैं, उनकी ऐसी सोच चलती, हड़कंप मचाने के लिए, देश में किसी स्कीम को खराब करने के लिए। लेकिन हमने पूरा स्कीम बना के कंप्लीट भारत सरकार को उसका पूरा मसौदा बना के दिया कि ये है अग्निवीर की स्कीम, और इस ढंग से हम ट्रेन करेंगे, इस ढंग से उनकी सिलेक्शन होगी, और यहाँ पे हम इनको भर्ती करा के इनकी सेवाओं को अच्छे ढंग से लेने की व्यवस्था करेंगे। तो ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा में हमारा योगदान था। दूसरा, हमने इनको, भारत सरकार को कहा था कि आपकी जो टेरिटोरियल आर्मी है उसमें आप हमारे सिक्योरिटी गार्ड, जिसने 2 साल काम कर लिया सिक्योरिटी गार्ड में, उसको टेरिटोरियल आर्मी में ले जाओ। और टेरिटोरियल आर्मी में जाएगा तो उसकी वहाँ फिर फौज की ट्रेनिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, और जब वो आप उसको डिसएंगेज करोगे तो फिर हमारी कंपनी में वापस आ जाएगा। करेक्ट। आपकी तो टेरिटोरियल आर्मी बन गई पूरे देश भर में, अभी आपको प्रॉब्लम है बनाने में। प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि जो आदमी ऑलरेडी काम कर रहा हो, कहीं नौकरी कर रहा है, वो टेरिटोरियल आर्मी में आए और वहाँ पे काम खत्म हो जाए, उसका साल का, 2 साल का, 1.5 साल का, जो कुछ दिनों का, वो वापस आके अपनी नौकरी करने लगे। तो ऐसे लोग वहाँ जाते नहीं, क्योंकि अगर आपने अपनी नौकरी छोड़ दी तो वापस आपको कौन रखेगा, कोई नहीं रखता। तो इसे लोग कहते हैं टेरिटोरियल आर्मी रेगुलर बनानी पड़ेगी इनको। जो हमने स्कीम दी, हमने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, आप हमारे सिक्योरिटी गार्ड को भेजो, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पक्की जॉब है, ESI, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये सब कुछ इनको मिल रहा है सरकारी नौकरी की तरह, जो TA में नहीं है। तो आप इनको TA में ट्रेनिंग दे दीजिए, आपकी टेरिटोरियल आर्मी स्ट्रेंथन हो जाएगी। एट द टाइम ऑफ वॉर, व्हाटएवर यू हैव रेडीमेड सोल्जर्स काम करने के लिए आपके पास, और हमारे पास आपके ट्रेन किए लोग इधर आ जाएंगे, तो हमारा सेक्टर भी बहुत ही जो स्ट्रेंथन हो जाएगा, और फिर किसी लोगों को उसका नुकसान नहीं, हमें भी अच्छे जो छोटी ट्रेनिंग 4 साल की दी, काम किया, उसकी बड़ी आवश्यकता है हमें हमारे सेक्टर में। तो हम वहां लगाएंगे, उनको PSU में लगा देंगे, सब जगह बड़े इंस्टॉलेशन, अडानी के, अंबानी के, दूसरे लोग हैं जो, जिनके पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ जहाँ बड़े काम हो रहे हैं, वहाँ ये सारे लोग जाके काम करने लगते। लेकिन वो लोग तो उसको न्यायी मोड़ दे दिया। लेकिन अभी देखो, युद्ध भी किया अग्निवीरों ने, तो ये भी स्कीम हमारी अग्निवीर वाली भी उसको गई थी। फिर टेरिटोरियल आर्मी की हमने दी। तो लगातार हम इनोवेशन में रहते हैं। तो वो सरकार को जो कुछ होता है उसको करने के लिए हम भेजते रहते हैं। अब सरकार से हमारी प्रॉब्लम है, आपको बताऊं, प्रॉब्लम ये है कि सरकार को जितना ध्यान प्राइवेट सिक्योरिटी के ऊपर देना चाहिए, दे नहीं रही, और उसकी जितनी मुश्किलें हैं, मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग के बाद जो रिजल्ट निकलने चाहिए वो नहीं आते हैं। जो एक स्पीड होनी चाहिए चीज को, इतना बड़ा सेक्टर है, वो प्रफुल्लित हो, काम करने वाले लोग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्राइम मिनिस्टर ने बोल रखा है, ये करते ही नहीं है। 20 साल हो गए एक्ट को बने हुए, जो पसारा एक्ट है, 10 बार बोल चुके इसके अंदर चेंजेस का जरूरत है। अरे 20 साल हो गए हैं, आप इसको भी चेंज करो, जो चीजें इसमें ला सकते हो लाइए ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो यही होता है, वो नहीं हो रहा है। तो उससे क्या मेजर चीजें चेंज होंगी? कई चीजें हैं उसके अंदर। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे ऊपर GST लगा रखा है। तो आप बोल रहे हैं कि होना नहीं चाहिए? होए, लेकिन हमारे ऊपर तो ना होए। GST तो क्लाइंट देता है ना। तो पहले होता था कि ये सर्विस टैक्स क्लाइंट के ऊपर लगता था, है? और वो जब हमें पेमेंट कर देता था तो हम सर्विस टैक्स जमा कराते थे। ओके। अब इन्होंने कर दिया है कि क्लाइंट आपको देना दे, आपने जमा कराना। अब बताओ, हमारी पूरी इंडस्ट्री में 3, 4, 5% पे तो सर्विस टैक्स के, सर्विस चार्जेस होते हैं। हमारी पेमेंट तो 2 महीने के बाद आती है, और हमें 18% GST जमा करना पड़ गया, सैलरी देनी पड़ गई, बाकी कंप्लाइंसेस करें, तो हमारे पास क्या बचा जी? कंपनियां बंद हो रही हैं, आपको बताऊं मैं। इतना बड़ा ये चीज है। और हमने जो आपके वित्त मंत्री जी हैं, कई बार उनको बोला, भाई तुम क्या कर रहे हो भाई? आप एक इतने बड़े सेक्टर की बर्बादी को चाहते हो? हम राष्ट्रीय सुरक्षा में लगे हैं, नागरिक सुरक्षा में लगे हैं, हमारे ऊपर तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए।
नागरिकों की सुरक्षा करना ये किसका कर्तव्य है मुझे बताइए? सरकार का। फंडामेंटल राइट है ये। आप फंडामेंटल राइट को तो निभा नहीं रहे हो क्योंकि आपके पास पुलिस नहीं उतनी। प्राइवेट सिक्योरिटी की तो जरूरत ही ना पड़े अगर आप नागरिक को सुरक्षा की आवाज करा दो कि नहीं जी आपको कुछ नहीं जैसे होना चाहिए। अब आपके पास कमी है तो हमें मौका मिल गया सेवा करने का। अब हम सेवा कर रहे हैं, हमें प्रमोट करने की बजाय आप हमारे ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हो। जो काम आपका था वो हम कर रहे हैं। ये विचारणीय बात बता रहा हूं मैं। जो सरकार का काम था नागरिक सुरक्षा देना, सब कुछ करना, उनसे तो हो नहीं रहा है। उनके पास उतनी फौज नहीं है, उतनी पुलिस नहीं है, सॉरी, हम उनका काम कर रहे हैं। ये पुलिस का काम हम कर रहे हैं सुरक्षा का। तो बल्कि इनको तो पैसे हमें देने चाहिए। नागरिक के ऊपर तो इसका बोझ पड़ना नहीं चाहिए। तो फंडिंग नहीं मिलती है आपको? कहीं नहीं, कोई है ही नहीं। फंडिंग तो छोड़ो, फंडिंग नहीं होनी चाहिए। अब पुलिस की तनख्वाह कौन देता है? प्रदेश सरकार देती है ना? देती तो पुलिस आपकी सुरक्षा में लगी हुई है। सरकार पैसे दे रही है, उनको पूरी तनख्वाह दे रही है 1-1 लाख रुपए। हमें क्यों नहीं जी? हमें तो वही काम कर रहे हैं और उनसे अच्छा कर रहे हैं। तो नागरिक के ऊपर तो बोझ होना ही नहीं चाहिए सिक्योरिटी के पैसे देने का। जी मैंने चिट्ठी लिखी, मैं क्या सुनिए, ये फंडामेंटल राइट है व्यक्ति की सुरक्षा देने लेने का, तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसको सुरक्षा दे। नहीं दे सकता तो आप आउटसोर्स करते हो, तो आउटसोर्स के पैसे कौन देगा जी? क्लाइंट थोड़ा देता है, सरकार देती है। अब इतना बड़ा बजट सुन के तो जी सब हिल रहे हैं, ये कुंवर विक्रम सिंह ने क्या बोल दिया जी। मैं क्या, मैं फंडामेंटल बात बोल दी। अब जब नागरिक उस पे दे रहे हैं तो आप ऐसे करिए, अगर आपके पास ज्यादा धन नहीं है तो आप CSR से ले लो। जितने CSR के प्रोजेक्ट चल रहे हैं आधे तो फ्रॉड उसके अंदर है ना। इधर के उधर कैसा करते रहते। आप इनको बोलो जो CSR का फंड राष्ट्रीय सुरक्षा फंड में दे दीजिए। तो वो आपको ऑलरेडी डायरेक्ट नहीं मिल सकता CSR? हम क्यों लें भाई? सरकार ही उनसे ले ले, लेके एक राष्ट्रीय सुरक्षा फंड बना दे, उसी से सब सिक्योरिटी एजेंसीज की पेमेंट करते रहे। सिंपल सा मामला है। पूरा आपको पता किसके पास कितना पैसा, ले लो उनसे। वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन फ्रॉड स्कीम में दे रहे हैं। आप ले लोगे तो इस फंड को पूरा राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा में लगा दीजिए, किसी चीज की जरूरत नहीं। और ओके तो ये प्रपोजल दी है, उससे काफी लोग परेशान हैं, लेकिन मुझे उनकी परेशानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ए टोटली नेशनलिस्ट पर्सन। देश की रक्षा सुरक्षा भविष्य को देखता हूँ, नागरिकों की सुरक्षा हो, यूथ के सुरक्षा हो। टोटल मेरा एक अपना कंसेप्ट है सारी चीज का, जो कि मैंने इंटरनल सिक्योरिटी को बड़े क्लोज देखा हुआ है, मैंने आतंकवाद को बड़े क्लोज से देखा हुआ है, मैंने युद्ध को बड़े क्लोज से देखा हुआ। जो इतने क्लोज से चीज जानता है तो उसका अगर मैं समाधान ना निकालूं तो मेरा क्या फायदा देश में। आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ भी एडवाइजर के रूप में काम किया? हाँ किया था सारा। उसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे, किस तरह का रोल था? रोल ये था कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि पंजाब के अंदर आतंकवाद की समाप्ति करनी। प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर थे उन दिनों। ओके। तो पूरा पंजाब आतंकवाद से ग्रस्त था, चरम सीमा पे था, उसका कोई इलाज ही नहीं था। इतने सालों से वहां डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी, केंद्रीय शासन था, वहां पे गवर्नर का रूल था। IAS अफसर जब IPS अफसर रूल कर रहे थे, 20-20 40-40 गाड़ियां लेके चलते थे, दिन के अंदर साले उसके बल्ब जगा लेते थे तो वो माहौल बना रहे थे सारे के सारा, कोई डेमोक्रेसी थी नहीं। तो जब चंद्रशेखर जी आए तो उन्होंने कहा कि आप इसमें क्या कर सकते हो। तो हमारी शुरू से एक योजना थी पंजाब को ठीक करने के लिए, और उस योजना के तहत जो प्रधानमंत्री के निर्देश के हिसाब से उनकी अथॉरिटी के साथ मैंने देश और विदेश में दोनों जगह वो जो सिख संगठनों के लोग थे, ओके, उन सब से संपर्क किया था कि आपकी इशू क्या है, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। और जितने इनके नेता थे, जो यहाँ पे अकाली दल के नेता थे या अकाल तख्त के लोग थे या दूसरे गुरुद्वारों के हेड थे, इन सब के साथ इंक्लूडिंग समरजीत मान ये सब लोगों के साथ मेरी 1-to-1 बात हुई और उनको एक प्रोग्राम के तहत हमने मनाया
ये कैसे हो सकता था। और क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति थी प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर में, बाकी में नहीं रही उसको सॉल्व करने में, इनकी रही। उसके तहत हमने वहां पे प्रशासन में चेंजेस लाए। केपीएस गिल को वहां से हटाया गया, एक चीफ सेक्रेटरी थे उनको हटाया गया, नए लोग लगाए गए, और फिर उनके साथ बाकी लोग जो अंडरग्राउंड थे उनके साथ डायलॉग किया गया। ये मेरा एक जिम्मा था, हमने इसमें कोई पुलिस का योगदान नहीं लिया, कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो का नहीं लिया, वो मेरा 1 to 1 था सब लोगों के साथ। तो सबको मिला के बातचीत करना, उनको चुनाव के लिए राजी करना, बहुत बड़ा काम था जो अनथिंकेबल था, जो मैंने किया। और वो जाके इतना सफल हुआ कि वहां पे चुनाव की घोषणा हो गई और डेमोक्रेसी वापस आ गई। और इसका मैंने, जो मेरा काम था वहां पे, टू ब्रिंग बैक द डेमोक्रेसी टू पंजाब, इसका मैंने कहीं जिक्र नहीं किया। लोग आजकल एक बयान देते, 2 मिनट में बयान दे देते हैं, वो यूट्यूब पे डाल के या कहीं भी जाके या पत्रकारों को बता के। मैंने इतने साल तक कभी किसी को नहीं बताया कि मेरा रोल क्या क्या रहा। बट फिलहाल आज हमने थोड़ा बहुत जान लिया उसके बारे में। मैं अब देना शुरू कर रहा हूँ। समय आ गया, एक समय के हिसाब से अब सब चीज होनी चाहिए। वो बिल्कुल उसका एक समय ऐसा आ गया है कि देश को पता लगे कि चंद्रशेखर जी के टाइम में मेरा क्या रोल रहा था, और जिसकी जानकारी काफी लोगों को है, क्योंकि चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हटे तो दूसरा प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि भी आप इस पे काम करिए, तो मैंने मना कर दिया। मेरा विश्वास चंद्रशेखर जी के ऊपर था कि जो मैं बात बोलूंगा वो मानेंगे। और मैं भी जिन लोगों से बात कर रहा था, मुझे पता था कि मैं ऐसी कोई मूर्खता की बात ही नहीं उनसे डील करूंगा जो प्रधानमंत्री ना माने। तो टोटल अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन मी एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो जो जो बातें थी, जो किसी की डिमांड थी, जो क्या चाहता था व्यक्ति, एक एक को देश विदेश में जाके किया गया। और अंत में जो सिमरजीत मान थे, उन दिनों में अध्यक्ष थे अकाली दल के, उनको प्राइम मिनिस्टर के घर में जाके इनके सब लोगों के साथ मीटिंग करा के चुनाव अनाउंस हो गया। ये सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता इस देश में, कि हम लोगों ने पंजाब में आतंकवाद को बिल्कुल खत्म कर दिया, 0 लेवल पे रहे थे। तो कैसे ला सकते हैं जी आप? फिर पनपरा वहां पे लोग पनपरे देते से लोग के इच्छा और है, इनके एजेंडे और होते हैं, या थोड़ा और बढ़ा दो, इधर ये कर दो, मुसलमान को कर दो, उसको कर दो, ये पॉलिटिकल एजेंडा से। चंद्रशेखर के मन में ऐसी बातें नहीं थी, वो टोटल नेशनलिस्ट थे। उनको क्या है, कहीं पॉलिटिकल भाव नहीं मानते थे। तो जो गोल्डन टेम्पल में भिंडरावाला थे, उससे मिलना हुआ आपका कभी सामने? उसका विचार क्या है, उसका थॉट प्रोसेस? मैं ये बात नहीं बताऊंगा किसी को। ओके, यस, ठीक है। एटलीस्ट वन कंट्रोवर्शियल जो हम नहीं कवर कर पाए। कंट्रोवर्शियल नहीं है, आदमी है नहीं दुनिया में, अब है नहीं है तो मेरी उससे क्या बातचीत हुई है, और उसको मैं बोल दूंगा मैंने ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था, उसके कोई मायने नहीं। मतलब इन छोड़ आपकी बात हुई है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, थॉट प्रोसेस कुछ बात नहीं बताऊंगा। ऐसा कोई व्यक्ति बचा नहीं जिससे मैंने बात ही ना की हो। और मैं अब जाता था तो मैं कभी अपने साथ सिक्योरिटी नहीं लेके जाता था। ओके, अपनी गाड़ी आप चलाता था, सिर्फ गाड़ी के अंदर 2 मैंने स्टेन गन रखी हुई थी। अच्छा, वेपन कैरी कर रहे थे? हाँ, फौजी था मैं। मैं, मुझे पता कि अगर किसी ने हमला कर दिया मेरी गाड़ी के ऊपर, ये जितने बॉडीगार्ड होते हैं भागते हैं, जे भाग जाते बम की आवाज सुन के। तो ये तो भागे गए, मुझे पता फायर हुआ नहीं, तो ये सब अपनी जान बचाता है व्यक्ति। जो पुलिस वाला है, जो कोई भी है, तो पहले अपनी जान बचाएगा। तो एक बम पड़ गया तो बुरा हाल होता है। एक बम पड़ा था, ये एमओएस थे होम के, वो पंजाब में कहीं जा रहे थे, तो बम कार के नीचे फट गया, तो सारे भागे। साहब मंत्री जी सीधे खड़े थे सब लोग भाग गए वहां पे। तो हमें तो ज्ञान था भी अगर कहीं युद्ध हुआ या कोई मेरे पर हमला हुआ, तो जो मेरा वेपन है पिस्टल नहीं था, स्टेन गन्स थी, कार्बाइन थी। तो मुझे तो पता था कार्बाइन कैसे चलाया जानती है। मुझे दुश्मन मिल जाए मैं छोड़ दूं उसको अब तो सोचते कब सारा सामने आएगा तो ये ट्रेनिंग है, एक मानसिकता है, एक दिमाग है ऐसा, जो राष्ट्रीयता से और देशभक्ति से और देश की भलाई के लिए संपूर्ण रूप से बना हुआ मेरा। मैं लेफ्ट राइट नहीं सोचता। तो आपने इस दौरान कभी गेटअप भी चेंज किए हैं जो नहीं, कोवर्टली?
नहीं, वो तो ये तो सीधा बात है ना, एक ये कोई प्राइवेट डिटेक्टिव का काम तो था नहीं, लेकिन ये तो डायरेक्ट बात करोगे कि उन लोगों को मेरे बारे में पता था। मैं पंजाब की स्टूडेंट राजनीति में बड़ा सक्रिय रहा हूँ फौज जाने से पहले। ओके। तो वो लोग जितने भी अंडरग्राउंड वाले लोग थे, वो तो मेरी उम्र के या थोड़े छोटे होंगे, लेकिन वो मुझे जानते थे कि ये किस प्रवृत्ति का आदमी है, इसकी सोच कैसी है, कि मैं कोई सरकारी एजेंट बन के काम नहीं कर रहा था। ये सबको पता था कि जो मैं भले के लिए कर रहा हूँ, उनके भले के लिए, देश के लिए, पंजाब के लिए। तो जो बात होगी मैं सच्ची रखूंगा, उसके अंदर कोई पेच नहीं होगा। लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। तो ये भी सबको पता कि मैं अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करूंगा। चंद्रशेखर जी के समय में कोई भी पद और ले सकता था। आप पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी कुछ काम कर रहे थे? पंजाब गवर्नमेंट के साथ नहीं मेरा काम था, वो तो बाद की बात है, जब हमने ट्रेनिंग सेंटर वगैरह खोले थे वहां पे, वो तो अलग बात है बिल्कुल ही। लेकिन वो जो समय था जो आतंकवाद का, वो तो अनथिंकेबल है, अनथिंकेबल। तो आपके हिसाब से अभी जैसे आपने बताया वो खालिस्तान वाला इशू हम काफ़ी डिस्कस करते हैं, आपके एक्सपीरियंस की बेस पे क्या एडवाइस, बीट सिविलियंस, बीट गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट मशीनरी, क्या होनी चाहिए कि इसको ऐसे करो और ख़त्म करो? नहीं, मैं उसके बारे में अभी नहीं कहूँगा, उसकी कई योजनाएं चल रही हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो सरकार भी चाहती है कि चीज़ ठीक हो। अंतर्राष्ट्रीय तक ताकते हैं जो चाहते ना ठीक हो। छोटे लोग तो अब रहे नहीं। हाँ। तो वो सारी सिचुएशन का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो उसको बड़े अच्छे ढंग से संभालने की जरूरत है, जो देश के प्रधानमंत्री बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। जितना अच्छा काम सिखों के लिए श्रीमान मोदी जी कर रहे हैं, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। लेकिन उतनी गालियां लोग बाहर से इन्हीं को देते हैं। लेकिन सिख कौम को पता है कि ये प्रधानमंत्री हमारा वेल विशर है, मन से लोगों को पता है। बाकी प्रचार अब जो जिन्होंने करना होता, जिनका एजेंडा खराब हो रहा है वो तो प्रचार करेंगे। जिनकी स्कीम खराब हो रही है, तो खालिस्तान तो आम जनता थोड़ा चाहती है। जो लोग चाहते हैं हमें पता कौन है, वो क्यों चाहते हैं, ये तो हमें पूरा ज्ञान है, देख लिया इसको। चिंता नहीं, ऐसा होगा नहीं, देश ठीक रहेगा। ओके, तो देश ठीक रहेगा। आज हमने आपसे बात की, आप कैप्सी के बारे में हमने बात की, काफ़ी से और इश्यूज़ के बारे में बात की, और भी बहुत बात करना चाहते थे, करना चाहेंगे, बट टाइम कम है, हम बहुत ज़्यादा टाइम अभी आपका नहीं लेंगे। सो थैंक यू वेरी वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमें टाइम दिया, हमें यहाँ पर आने के लिए, आपके प्लेस पे आने के लिए आपने परमिशंस दी, और इतने अच्छे से आराम से बैठ के चीज़ें आराम से बताई। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।